नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं और यह है इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ बीओ वीडियो एग्जाम सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यह हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूर्व में 16 महाजनपद थे और इन 16 महाजनपदों में वर्तमान में 8 महाजनपद जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनमें 8 महाजनपदों में आपका कुरु है, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेद, वत्स और मल्ल। आपकी परीक्षा में यहाँ डायरेक्ट प्रश्न पूछा सकता है कि वर्तमान में जो 16 महाजनपद पूर्व में थे, वर्तमान में कितनी महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। तो उसका आंसर आप लोग लाएंगे 8 महाजनपद जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और वह 16 महाजनपद कौन थे और उनकी कौन कौन सी राजधानियाँ थी उनको हम लोग देख लेते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती थी, मल्ल की कुशीनगर, चेद की सुक्तिमती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, वत्स कौशाम्बी थी, पांचाल की काम्पिल या आइछत्र थी, सूरसेन की मथुरा थी, मत्स्य विराटनगर थी, अस्मक की पाटन थी, अवंती की महिष्मती, काम्बोज की हाटक थी, गांधार की राजधानी तहसीला थी और इसी प्रकार से वज्र की राजधानी वैशाली थी और मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। इस प्रकार जो है 16 महाजनपद थे और वर्तमान में कुल 8 महाजनपद जो है वह उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। अगला जो फैक्ट है वह गौतम बुद्ध से रिलेटेड है और वो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध और महावीर जैन जी। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह शाक्यकुल में हुआ था और इनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वह पीपल ब्रिज के नीचे प्राप्त हुआ था और इनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वह निरंजना नदी और उसका जो दूसरा नाम फल्गु नदी है, इसी नदी के तट पर जो है किनारे जो है गौतम बुद्ध जी को पीपल ब्रिज के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जो पहले गुरु थे वह अलार कलाम थे और जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी और इन्हें निरंजना नदी किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा सकता है कि भावी बुद्ध किसे कहा जाता है। तो मैत्रेय को जो है भावी बुद्ध कहा जाता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ जो लिखे गए हैं वह पाली भाषा में लिखे गए हैं और गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया है वह पाली भाषा में ही दिया है और बौद्ध धर्म को त्रिपिटक में संकलित किया गया है और त्रिपिटक के जो है 3 भाग हैं। इनमें आपका एक विनय पिटक है, दूसरा आपका सुत्त पिटक और तीसरा आपका अभिधम्म पिटक है। तो ये आपके त्रिपिटक है और गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया है वो पाली भाषा में इन्होंने दिया था। सबसे अधिक जो उपदेश दिया है गौतम बुद्ध ने वह कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिया है। गौतम बुद्ध का जो परिनिर्वाण है वह 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को जो मोक्ष प्राप्त हुआ था वह कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। सबसे अधिक जो उपदेश वह श्रावस्ती में दिया था इन्होंने। और एक मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है, महाबोधि मंदिर। यह जो मंदिर है यह बोध गया बिहार में स्थित है। यह एक पर्यटन स्थल भी है महाबोधि मंदिर और यह आपके बोध गया में स्थित है। सारनाथ में कुछ विशेष चीज़ें हैं, जैसे इन्होंने पहला उपदेश जो है वह सारनाथ में दिया है। वहाँ पर धमेख स्तूप और चौखंडी स्तूप भी सारनाथ में स्थित है। गौतम बुद्ध ने पहला जो उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था।
बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, इनमें आपका बुद्ध है, धम्म, संघ, ये आपके त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म में कुल प्रमुख रूप से 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, जहाँ से प्रश्न बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वह 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई थी, और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और अजातशत्रु ये हर्यक वंश का एक राजा था, और इसी समय जो है विनय पिटक और सूत्र पिटक का जो है संकलन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और यह वैशाली में आयोजित की गई थी, और उस समय जो शासक थे वह कालाशोक था, और यह जो कालाशोक यह सुशनाग वंश का एक शासक था। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में, और वह जो है अशोक के कार्यकाल में अब तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अशोक जो है यह मौर्य वंश का प्रतापी राजा था। चौथी बौद्ध संगीति या कुंडलवन जो कश्मीर में स्थित वहाँ पर आयोजित की गई थी, और इसे कनिष्क ने आयोजित किया गया, कनिष्क के द्वारा जो है आयोजित किया गया था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का एक शासक था। और चौथी बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित होता है, एक आपका हीनयान और एक आपका महायान। तो हीनयान और महायान जो है ये बौद्ध धर्म के शाखाएं हैं। इस प्रकार जो है बौद्ध धर्म संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला हम लोग जैन धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करते हैं। जैन धर्म में टोटल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं, और पहले जो तीर्थंकर हुए हैं वह ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। 23वां में जो तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ हुए हैं, और 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी हुए हैं। पार्श्वनाथ ने कुल 4 शिक्षाएं दी थी, एक आपका सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। बाद में जो है इसी में 5वां जो है शिक्षा जोड़े थे महावीर स्वामी, ब्रह्मचर्य को। महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था, और इन्हें जो है जिम्रिका गांव है और ऋजुपालिका नदी के किनारे, और एक साल वृक्ष था उसी के नीचे महावीर स्वामी जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर नदी पूछे तो ऋजुपालिका नदी, वृक्ष पूछे तो साल वृक्ष, और जगह पूछे था आपका जिम्रिका एक गांव था, वहीं पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी के जो पहले अनुयायी हुए थे वह उन्हीं के दामाद जमाली थे, जो पहले अनुयायी हुए थे, और पहली महिला अनुयायी जो हुई थी वह चंपा हुई थी। जैसा कि इससे पहले गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था, और इसी प्रकार जो है महावीर स्वामी ने जितना उपदेश दिया वह सब प्राकृत भाषा अर्ध मागधी में उन्होंने अपना उपदेश दिया है। पाली में गौतम बुद्ध और प्राकृत में जो है महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था। जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सबसे पहले आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर दर्शन करेंगे, और इसके बाद उसका जो है आचरण करेंगे। ये आपके त्रिरत्न है जैन धर्म में। 5वां जो महाव्रत था उसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इससे पहले 4 महाव्रत थे वह पार्श्वनाथ ने जोड़े थे, सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। और 5वां आपका ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी का जो निर्माण है वह 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी ने पावा में जैन संघ की स्थापना की थी, और जिसके 11 प्रमुख अनुयायी थे, और यही बाद में जो है गणधर कहलाए हैं। तो गणधर संघ अगर पूछता है तो आपके 11 है। भद्रबाहु के जो समर्थक थे वह दिगंबर हो, जो नग्न रहने वाले थे। जैन धर्म 2 शाखाओं में बांटता है, एक आपका दिगंबर, दूसरा आपका श्वेतांबर। जो कोई भी वस्त्र न धारण करते हैं वो दिगंबर थे, और यह जो है भद्रबाहु के समर्थक थे। और दूसरे आपके जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे वे श्वेतांबर थे, और यह जो है स्थूल भद्र के समर्थक थे। पहली जैन सभा जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने आयोजित की थी पाटलिपुत्र में, और इसमें जो है स्थूल भद्र ने जो है अध्यक्षता की थी। और इसी प्रथम जैन सभा में जो है जैन धर्म 2 भागों में विभाजित होता है, एक आपका दिगंबर, दूसरा आपका श्वेतांबर। 2 भागों में विभाजित होता है प्रथम जैन सभा में जैन धर्म, और इसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य आयोजित करता है, और इसकी जो अध्यक्षता है वह स्थूल भद्र इसकी अध्यक्षता करते हैं। द्वितीय जैन सभा वल्लभी में आयोजित की गई थी, और इसमें जो है देवर्ष क्षमाश्रमम ऋषि जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। जैन धर्म के अन्य उप संप्रदाय थे, एक आपका थेरापंथी, दूसरा आपका तेरापंथी और 20पंथी। ये सभी जो है ये जैन धर्म के उप संप्रदाय है। कल्प सूत्र की जो रचना है वह भद्रबाहु ने की थी।
कुछ जो प्रमुख तीर्थंकर हैं, जहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकते हैं, उनके हम लोग प्रतीक देख लेते हैं। पहले जो तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, इनका जो प्रतीक है वह सांड है। अजीतनाथ का हाथी है। संभवनाथ का घोड़ा है। अरिष्टनेम का शंख है। और 23वें जो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, इनका जो प्रतीक है वह सर्प है। और 24वें महावीर स्वामी की जो प्रतीक आपका है वह सिंह है। तो इस प्रकार जो है हम लोग जैन धर्म से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। कुछ हम लोग इस वीडियो में एग्रीकल्चर संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। भारत में जो है कृषि फसल चक्र जो चलता है वह जुलाई से जून तक चलता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग। जून से जुलाई तक फसल चक्र चलता है भारत में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। एक आपकी रबी है, दूसरी खरीफ और तीसरी आपकी जायद फसलें होती हैं। रबी सीजन की जो फसलें होती हैं इनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई इनका जो है अप्रैल मई में होती है। आइए हम लोग कुछ फसलों को देख लेते हैं प्रमुख रूप से। गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर और सरसों जो है ये सभी रबी सीजन की फसलें हैं। खरीफ सीजन की फसलें जो होती है वह जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर के आसपास जो है काटी जाती हैं। इनमें आपकी प्रमुख जो फसलें वो आपका चावल है, ज्वार है, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन और कपास। ये सभी फसलें जो है ये खरीफ की फसलें हैं। जायद की फसलें जो होती हैं वो विशेष रूप से मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और मई जून में जो है इन्हें काटी जाती हैं। इनमें आपका तरबूजा हुआ, खीरा हुआ, खरबूजा हुआ, ककड़ी, ये सभी जो है जायद फसलें हैं। प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछता अक्सर कि कौन सी व्यापारिक फसलें होती हैं। तो इनमें आपका कपास है, जूट है, गन्ना है, रबर, ये सभी जो है व्यापारिक फसलें होती हैं। प्रमुख जो व्यापारिक फसलें भारत की हैं वह कपास, जूट, गन्ना, रबर, ये सभी जो है व्यापारिक फसलें हैं। भारत सबसे महत्वपूर्ण जो मिट्टी वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है और सबसे अधिक क्षेत्रफल में भी जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है भारत में। प्रश्न आपकी परीक्षा में यहाँ पर पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती किस फसल की होती है। तो आपकी धान की खेती जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल पर होती है भारत में। नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। काली मिट्टी का जो दूसरा नाम था वह रेगुर मिट्टी है और काली मिट्टी में सबसे अधिक जो फसल अच्छी होती है वो आपकी कपास होती है। इसका हम लोग क्षेत्र देख लेते हैं। काली मिट्टी जो है प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इसमें जो है कपास काफ़ी अच्छे उत्पादन होता है कपास का। लाल मिट्टी में जो लाल रंग होता है वह लौह ऑक्साइड के कारण होता है और चाय के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी होती है वह आपकी लैटेराइट मिट्टी होती है। भारत में जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने टोटल भारतीय मिट्टियों को वर्गीकृत किया है और यह जो मिट्टियों को वर्गीकरण किया इन्होंने टोटल 8 प्रमुख समूहों में जो है विभाजित किया है। ICAR ने जो है भारतीय मृदाओं को 8 प्रमुख समूहों में विभाजित किया है। आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी मृदाएँ हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और पीट या दलदली मिट्टी। तो यह जो है 8 विभाजन इन्होंने किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। कृषि कुछ प्रमुख क्रांतियाँ उनको हम लोग देख लेते हैं जहाँ से परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछता रहते हैं। हरित क्रांति जो है यह खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। कृष्ण क्रांति आपकी पेट्रोलियम उत्पादन संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से। फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से। विटीकल्चर इसके तहत अंगूर खेती की जाती है। वर्मी कल्चर में केंचुओं का पालन किया जाता है। नीली क्रांति आपके मत्स्य उत्पादन संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति यह अंडा उत्पादन संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से और सुनहरी क्रांति आपके बागवानी उत्पादन संबंधित है। अगला जो फैक्ट है यह प्रमुख फलों में खाने योग्य भाग कौन सा होता है, यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। आलू का हम लोग खाते हैं तना। इसी प्रकार से नारियल में जो है भ्रूण पोष होता है, उसे हम लोग खाने के रूप में उपयोग करते हैं। केले में मध्य और अंतःवित्ती हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। गाजर, सलजम, चुकंदर और मूली के हम लोग जड़ खाने में इस्तेमाल करते हैं।
गाजर, शलजम, चुकंदर और मूली की हम लोग जड़ खाते हैं। इसी प्रकार से आम और पपीता में जो है मध्य फल भित्ति का हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। सेब, नाशपाती का मांसल पुष्पासन खाया जाता है। सिंघाड़े का बीज पत्र खाया जाता है। अमरूद और अंगूर का जो है फल भित्ति तथा प्लेसेंटा को खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार जो है प्रमुख फलों के खाने योग्य भाग कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग देख लिए हैं। भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, इसकी जो शुरुआत हुई भारत में वो वर्ष 1966-67 में भारत में शुरुआत हुई है। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वह MS स्वामीनाथन जी हैं। और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो है इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और इन्हें वर्ष 1970 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था नॉर्मन ई बोरलॉग को। भारत में जो है हरित क्रांति जो सफल रही है वो गेहूं और चावल के उत्पादन में सफल रही है। गेहूं जो आयात किया गया था, गेहूं के जो बीज प्राप्त हुए थे भारत को, वह मैक्सिको से मंगाया गया था। यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है पूर्व में। आइए हम लोग अगला फैक्ट देखते हैं। प्रमुख फसल और संबंधित रोग को हम देखते हैं। कौन सा रोग किस फसल में होता है यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। खैरा रोग आपके धान में होता है और यह जो है कारण होता है जस्ते कमी कारण है। जब जस्ते कमी रहती है धान में तो वहाँ पर खैरा रोग होता है। इसी प्रकार से लाल सलन रोग ये आपके गन्ने में होता है। करनाल बंट रोग यह गेहूँ में होता है। श्वेत कीट रोग यह सरसों में पाया जाता है। पनामा सूखा रोग यह केले का एक रोग है। अर्गट रोग यह बाजरे में होता है। उकठा रोग चने में होता है। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे पूछेगा कि टिक्का रोग किस फसल का एक रोग है, तो आप बताएंगे मूंगफली का यह रोग है, मूंगफली में होता है। ब्लैक आर्म रोग या कपास का एक रोग है। साइट्रस कैंकर यह नींबू में होता है। पीत सिरा रोग यह भिंडी, पपीता और तंबाकू में होता है। इसमें जो पत्तियां होती हैं वह पीली हो जाती हैं। इसी प्रकार से हैन व चिकन रोग ये अंगूर में होता है। मोजाइक रोग ये आपके तंबाकू में होता है। मटर में जो मार्स रोग होता है यह मैग्नीज की कमी से होता है। चाय में कैफीन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की जो स्थापना है वर्ष 1929 में हुई है। फलों और सब्जियों के रंगों और स्वाद का कारण को हम लोग देखते हैं। आलू में जो हरा रंग हो जाता है वह सोलेनिन के कारण होता है। आंवले का कसैलापन होता है यह टैनिन के कारण होता है। इसी प्रकार से करेले में जो कड़वाहट होती है वह मेमोडिक कोसाइट के कारण होती है। खीरे में जो कड़वाहट होती है वह कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। गाजर में लाल रंग जो होता है यह एंथोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर जो लाल होता है इसका कारण यह लाइकोपिन होता है। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तिलहनों में तेल में जो पीला रंग होता है वह कैराटिनाइज्ड के कारण होता है। और पपीते में पीला रंग जो होता है वह केरिग्जिनथिन के कारण होता है। केरिग्जिनथिन के कारण होता है पपीते में पीला रंग। प्याज में जो लाल रंग होता है वह एंथोसाइनिन के कारण होता है। करकुमिन के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। और मिर्च में जो तीखापन होता है वह कैप्सेनिन के कारण होता है। कुछ फैक्ट बायो सेक्शन से है। न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। और न्यूरॉन जो है यह मनुष्यों में सबसे लंबी जो है कोशिका होती है। और यह है तंत्रिका कोशिका कहा जाता है न्यूरॉन को। मानव मांसपेशियों की जो संख्या होती है वह 639 होती है। मछली में जो हृदय होते हैं वह 2 कक्षी होते हैं। और वहीं पर मानव की बात करें तो मानव में हृदय के जो है 4 कक्षा होते हैं, 4 जो कक्ष होते हैं। इसी प्रकार से मछली में 2 होते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। और यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि। एड्रेनलिन हार्मोन को अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। और इसे आपातकालीन हार्मोन या फाइट या फ्लाइट हार्मोन के रूप में जाना जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का वहन होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह यकृत होती है। और यकृत से पित्त का उत्पादन होता है। और कई बार परीक्षा में पूछा गया है इसके वजन के बारे में। तो यकृत का जो वजन होता है
वह 1.5 किलो के आसपास होता है। 1.5 से लेकर 1.6 किलोग्राम इसका वजन होता है शरीर के। तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, एक श्रव्य तरंगे होती हैं, दूसरी अवश्रव्य, तीसरी आपकी पराश्रव्य होती हैं। श्रव्य तरंगे जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की होती हैं। दूसरी अवश्रव्य होती हैं, यह 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगों को कहा जाता है। तीसरी आपकी पराश्रव्य होती हैं, यह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को कहा जाता है। तो तरंगे इस प्रकार जो है 3 प्रकार होती हैं, श्रव्य, अवश्रव्य और आपकी पराश्रव्य। कुछ प्रमुख अम्ल और उसके स्रोत को देख लेते हैं। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल के जो प्रमुख स्रोत हैं उनमें आपका दूध है, दही है, मट्ठा है, लस्सी, ये सभी जो है लैक्टिक अम्ल के स्रोत हैं। ऑक्जेलिक अम्ल के जो स्रोत हैं वो आपके टमाटर हैं, पालक हैं। टार्टरिक एसिड ये आपके अंगूर, इमली, सिट्रस, केला, कच्चे आम में पाया जाता है। मैलिक अम्ल पका सेब, नाशपाती, ये सभी जो है मैलिक अम्ल के स्रोत हैं। बेंजोइक अम्ल घास हैं, पत्तियां हैं, मूत्र, ये जो है ये बेंजोइक अम्ल के स्रोत हैं। इसी प्रकार से टैनिक अम्ल जो है यह चाय में पाया जाता है। ग्लूटामिन अम्ल यह गेहूं में पाया जाता है। इस प्रकार जो है प्रमुख अम्ल उसके स्रोत को भी हम लोग देख लिए हैं। अगला जो फैक्ट है वह भारत की प्रसिद्ध जो है खाने कौन कौन सी है और किसके लिए खाने प्रसिद्ध हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। लौह अयस्क के उत्पादन के जो प्रमुख खाने उनमें आपका कुंद्रेमुख खाना है, यह कर्नाटक में है। बायलाडीला छत्तीसगढ़ में है। मयूरभंज और क्योंझर जो है ये आपके उड़ीसा में है। प्रश्न आपकी परीक्षा में कभी कभी सुमेलित करने को भी दे देता है कि कुंद्रेमुख खान कहाँ पर है या कुंद्रेमुख जो खान है ये किसके लिए फेमस है। तो ये लौह अयस्क के लिए फेमस है और ये आपके कर्नाटक में स्थित है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश हीरे का सबसे बड़ा जो भंडार आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है और वहाँ पर पन्ना के खाने हैं। तो हीरे के जो सबसे अधिक उत्पादन होता है आपका मध्य प्रदेश में होता है। और प्रसिद्ध जो कोहिनूर का हीरा है यह तेलंगाना के गोलकुंडा खान से निकाला गया है। कोहिनूर का जो हीरा है ये आपके गोलकुंडा खान से निकाला गया है और जो तेलंगाना में स्थित है। कर्नाटक के जो कोलार की खान और हट्टी खान है यह सोने के खाने हैं। सोने के खानों के लिए प्रसिद्ध है कोलार की खान और हट्टी की खान। इसी प्रकार से चांदी के लिए जो है जवार खान प्रसिद्ध है और यह आपके राजस्थान में स्थित है। नेल्लोर जिला जो आंध्र प्रदेश का है यह अभ्रक उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। इसी प्रकार से जादूगोड़ा जो खान है यह प्रसिद्ध है यूरेनियम के खान के लिए और यह आपके झारखंड में स्थित है। थोरियम का जो उत्पादन किया जाता है केरल के समुद्री तट पर मोनाजाइट बालू से जो है थोरियम निकाला जाता है। तो इस प्रकार जो है प्रमुख जो खाने हैं किसके लिए फेमस है उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो फैक्ट है कोयले संबंधित है। कोयला 4 प्रकार का होता है, एक आपका एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा आपका लिग्नाइट और चौथा आपका पीट कोयला होता है। 4 प्रकार का कोयला होता है। सबसे अच्छा जो क्वालिटी होती है वह एंथ्रेसाइट की होती है। सबसे अधिक जो कार्बन पाया जाता है वह एंथ्रेसाइट कोयले में पाया जाता है और सबसे जो बेकार क्वालिटी होती है वो आपकी पीट कोयले की होती है। तो कोयला आपका 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। भारत में जो है एंथ्रेसाइट की जो मात्रा है वो काफ़ी कम पाई जाती है, जो सबसे अच्छे किस्म का कोयला होता है। कोयले का जो भंडार भारत में पाया जाता है वो विशेष रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यह प्रमुख राज्य है जहाँ पर कोयले का भंडार पाया जाता है। और कोयले कुछ प्रमुख खाने जिनमें आपका झरिया झारखंड या आपकी झरिया धनबाद या आपकी झारखंड में है। इसी प्रकार से रानीगंज क्षेत्र या पश्चिम बंगाल में है। सिंगरेनी तेलंगाना में है और आपका सिंगरौली यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंगरेनी जो है यह तेलंगाना में है और सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। तलचर जो प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है आपके उड़ीसा में स्थित है। तो कोयले से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। कुछ पेट्रोलियम संबंधित है। पेट्रोलियम जो है वो मुंबई हाइस निकाला जाता है विशेष रूप से, और असम के जो है डिगबोई से निकाला जाता है और डिगबोई को जो है तेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और डिगबोई जो है ये एशिया में पहली बार तेल के कुएँ का खनन किया गया था डिगबोई में, और ये आपके असम में स्थित है। और अंकलेश्वर जो पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है आपका गुजरात में स्थित है। डिगबोई तेल रिफाइनरी और नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी जो आपके असम में स्थित है। बरौनी तेल रिफाइनरी आपके बिहार में है। तातीपाक तेल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में है। पारादीप यह उड़ीसा में है। बीना तेल रिफाइनरी आपके मध्य प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में एक है, ये आपकी मथुरा तेल रिफाइनरी है और इसका जो संचालन है वह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार जो है आज की
वीडियो हम लोग इतना टॉपिक कवर किए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।